दोस्तों, जरा सोचिए, एक पत्नी अपने पति से नाराज होकर मायके जा बैठे, पति मनाने पहुँचे, गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े और पत्नी सिर्फ एक शर्त रखे, मेरे लिए कांच का एक तोहफा लेकर आओ, फिर मैं चलूँगी। पति दौड़कर तोहफा लाता है और पत्नी उस तोहफे को अपने हाथ में लेती है, सिर के बराबर उठाती है और ज़मीन पर गिरा देती है। कांच चूर चूर हो जाता है। पूरे कमरे में एक अजीब सी आवाज़ गूंजती है और उस टूटे हुए कांच के बीच खड़ी वो औरत मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, ये तुम्हारा नहीं है। जाओ, अभी तुम वो इंसान नहीं बने जिसके साथ मैं ज़िंदगी बिता सकूं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 4 बार यही होता है। 4 तोहफे, चारों टूटे और हर बार वो पति खाली हाथ टूटे हुए दिल के साथ लौट आता है। अब सवाल ये है दोस्तों, आखिर वो पत्नी चाहती क्या थी? जब शर्त पूरी हो रही थी तो वो लौट क्यों नहीं रही थी? क्या वो अपने पति से नफ़रत करने लगी थी या फिर उस टूटते हुए कांच के पीछे कोई ऐसा राज छुपा था जिसे जानकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी? और सबसे बड़ी बात, 5वीं बार जब वो पति तोहफा लेकर पहुंचा तो उसने ऐसा क्या कर दिया कि पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए उसे एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर उस मर्द के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, ये कहानी बहुत गहरी है। ये सिर्फ एक रूठी हुई पत्नी की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे घर की कहानी है जो अंदर ही अंदर खोखला हो चुका था और एक औरत ने अपने पति को खोकर भी उस घर को बचाने की जंग लड़ी। एक एक मोड़ चौंकाने वाला है, इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि असली सच आखिर में आएगा और वो सच सुनकर आप कहेंगे, काश हर घर में एक ऐसी औरत होती। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बात राजस्थान के कोटा शहर से थोड़ी दूर रणपुर रोड की है। वहाँ एक बहुत पुराना घर था, रुठौर हवेली। लोग उसे हवेली ही कहते थे। हालांकि वो हवेली नहीं थी, बस एक बहुत बड़ा, बहुत खुला मकान था जिसके बाहर हमेशा 2-3 गाड़ियाँ खड़ी रहती थीं। उस घर के मालिक थे देवराज रुठौर। पूरे इलाके में उनका नाम इज्जत से लिया जाता था। देवराज जी ने जिंदगी बहुत नीचे से शुरू की थी। बचपन में उनके पिता एक पत्थर की खदान में मजदूरी करते थे और देवराज जी खुद 12 साल की उम्र से पत्थर ढोते थे। उनके हाथों की रेखाएं पत्थर की धूल से इतनी भर चुकी थी कि साबुन भी उन्हें साफ नहीं कर पाता था। फिर धीरे धीरे एक एक रुपया जोड़कर उन्होंने अपनी खुद की छोटी सी यूनिट खड़ी की, पत्थर काटने और उसकी गिट्टी बनाने की फैक्ट्री। 20 साल की मेहनत के बाद वो फैक्ट्री इतनी बड़ी हो गई कि उसमें 80-90 मज़दूर काम करते थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जो पिता पसीना बहाकर महल खड़ा करता है, उसका बेटा अक्सर उस महल में सिर्फ सोना सीखता है। देवराज जी का इकलौता बेटा था आरव। बहुत सुंदर, बहुत होशियार, पढ़ने में भी ठीक ठाक, लेकिन एक कमी थी उसमें। उसे पैसे का दर्द नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं। उसने कभी अपनी ज़िंदगी में 1 रुपया कमाया ही नहीं था, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि 1 रुपया कमाने में कितना पसीना बहता है। आरव के लिए पैसा एक ऐसी चीज़ थी जो जेब में अपने आप आ जाती थी। उसका रूटीन था, महीने में 3-4 बार नए कपड़े 2-3 बार पहनने के बाद अलमारी में डाल देता, फिर कभी हाथ नहीं लगाता। मोबाइल 6 महीने भी नहीं चलाता था। नया मॉडल आया नहीं कि पुराना ड्राइवर को दे दिया। जूते, घड़ियाँ, चश्मे, सब कुछ इस्तेमाल कम, फेंका ज़्यादा जाता था। देवराज जी उसे कई बार समझाते थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़कर अपने हाथ पर रख दिया और कहा, बेटा ये देख, ये जो खुरदुरापन है ना मेरे हाथों में, ये मेरी दौलत है। तेरे हाथ मक्खन जैसे मुलायम हैं और बेटा, मुलायम हाथों में पैसा कभी नहीं टिकता। आरव हंस देता, कहता, पापा आपने मेहनत इसलिए तो की थी ना कि मुझे ना करनी पड़े, तो अब मैं मेहनत करके आपकी मेहनत का अपमान क्यों करूं
और देवराज जी हार जाते। बाप का दिल है दोस्तों, बेटे की बात में तर्क कम हो फिर भी प्यार जीत जाता है। अब बात करते हैं कहानी की उस लड़की की जिसने आगे चलकर इस पूरे घर की तकदीर बदल दी। मीरा के पिता थे बंसीलाल जी। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत ख़ास बात है। बंसीलाल जी मूल रूप से फिरोजाबाद के थे। फिरोजाबाद जिसे कांच की नगरी कहते हैं। बंसीलाल जी कांच के कारीगर थे। कांच की चूड़ियाँ, कांच के दिए, कांच के छोटे छोटे शो पीस, ये उनके हाथों से ऐसे निकलते थे जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। लेकिन एक हादसे में भट्टी के पास काम करते वक्त उनका दाहिना हाथ पूरी तरह जल गया। उंगलियां काम करना छोड़ गई और जिस दिन एक कारीगर के हाथ जवाब दे जाते हैं उस दिन उसकी पूरी दुनिया एक साथ टूट जाती है। बंसीलाल जी फिरोजाबाद छोड़कर कोटा आ गए और यहाँ एक प्राइवेट स्कूल में क्लर्क की नौकरी करने लगे। तनख्वाह बहुत छोटी, घर छोटा, लेकिन दोस्तों उस छोटे से घर में जो चीज़ बहुत बड़ी थी वो थी तमीज़ और पैसे की कीमत। मीरा बचपन से अपने पिता को देखती आई थी। वो देखती थी कि पिताजी हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह लाकर माँ के हाथ में रखते और फिर दोनों बैठकर छोटी छोटी डिब्बियों में पैसे बांटते। ये दूध का, ये बिजली का, ये कॉपी किताब का, ये दवाई का, और सबसे आखिर में एक डिब्बी होती थी जिस पर लिखा था बुरे वक्त के लिए। उस डिब्बी में कभी कभी सिर्फ 50 रुपए जाते थे, कभी कभी 20, लेकिन जाते ज़रूर थे। मीरा ने ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख उसी डिब्बी से ली कि पैसा वो नहीं है जो आपके पास है, पैसा वो है जो आपने बचाया है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां आरव और मीरा की मुलाकात होती है। कोटा के एक कॉलेज में दोनों पढ़ते थे। आरव सीनियर, मीरा 1 साल जूनियर। लेकिन दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज में नहीं हुई थी, कॉलेज के बाहर हुई थी। और वो मुलाकात इतनी अजीब थी कि आरव ज़िंदगी भर नहीं भूला। हुआ ये कि एक दिन बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश। आरव अपनी नई गाड़ी से निकला और सड़क किनारे एक बुजुर्ग औरत कांच की चूड़ियाँ बेच रही थी। आरव की गाड़ी थोड़ा तेज़ थी, पानी उछला और उस औरत की चूड़ियों की पूरी टोकरी पानी में गिर गई। ढेर सारी चूड़ियाँ टूट गई। आरव ने गाड़ी रोकी, जेब से 500 का नोट निकाला और उस औरत की तरफ फेंकते हुए बोला, रख लो अम्मा और ले आना। तभी एक आवाज़ आई, पैसे से हर टूटी चीज़ नहीं जुड़ती भाई साहब। आरव ने पलट कर देखा, एक लड़की भीगी हुई, बालों से पानी टपक रहा था, हाथ में किताबें और आंखों में ऐसा तेज कि आरव एक पल के लिए बोल ही नहीं पाया। वो लड़की मीरा थी। मीरा नीचे बैठ गई और बारिश के पानी में हाथ डालकर एक एक करके साबुत बची चूड़ियाँ उठाने लगी। फिर उसने अम्मा से कहा, अम्मा ये टूटी हुई चूड़ियाँ फेंकना मत, इनके टुकड़ों को धूप में सुखाकर गोंद से जोड़कर छोटे छोटे झूमर बनते हैं, मेरे पिताजी बनाते थे। आरव वहीं खड़ा देखता रह गया। दोस्तों, उस दिन उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान देखा था जो टूटी हुई चीज़ को फेंकने की नहीं, जोड़ने की बात कर रहा था। उस दिन के बाद आरव मीरा को कॉलेज में ढूंढता रहा और जब मिली तो उसने अपने अंदाज में बात शुरू की। बड़ी बड़ी बातें, महंगे रेस्टोरेंट का न्योता, गाड़ी में घुमाने का ऑफ़र। मीरा ने बड़े प्यार से मना कर दिया। बोली, मुझे कैंटीन की 10 रुपए वाली चाय पसंद है, चलिए वहीं बैठते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, वो 10 रुपए की चाय आरव की ज़िंदगी की सबसे महंगी चाय साबित हुई, क्योंकि उसी चाय के साथ उसे मीरा से प्यार हो गया। फिर वही हुआ जो होता है, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। शाम को कॉलेज के पीछे वाले बगीचे में बैठना, मीरा का उसे डांटना, आरव का हंसना। मीरा उससे कहती, आरव तुम्हारे पास सब कुछ है, बस एक चीज़ नहीं है। आरव पूछता, क्या? मीरा कहती, थकान। तुम कभी थके नहीं ना, इसलिए तुम्हें नींद की कीमत नहीं पता। आरव ठहाका मारकर हंसता और कहता, तुम शादी के बाद मुझे थकाना, ठीक है, पूरा हक दे दूंगा। मीरा शर्मा जाती। लेकिन दोस्तों, उस मजाक में कही गई बात एक दिन सच होने वाली थी।
बहुत भारी तरीके से। फिर एक दिन आरव ने घर में बात रखी। माँ सुशीला देवी थोड़ा चौंकी। बेटा, लड़की के घर में है क्या? आरव ने कहा, माँ, उसके घर में वो चीज़ है जो हमारे घर में नहीं है। माँ ने पूछा, क्या? आरव बोला, पता नहीं, लेकिन जब उसके साथ होता हूँ ना तो लगता है मैं थोड़ा बेहतर इंसान हूँ। देवराज जी ने ये बात सुनी और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, मुझे लड़की देखने चलना है। अगले हफ्ते देवराज जी मीरा के घर पहुँचे। छोटा सा मकान, सीलन लगी दीवारें, लेकिन फर्श ऐसा चमक रहा था जैसे अभी अभी पोंछा गया हो। बंसीलाल जी ने अपने जले हुए हाथ को शर्म से पीछे छुपा लिया, लेकिन देवराज जी ने आगे बढ़कर वही हाथ पकड़ लिया, दोनों हाथों में थाम लिया और बोले, भाई साहब, हाथ छुपाइए मत। मेहनत के निशान छुपाने की चीज़ नहीं होते। मेरे हाथ भी ऐसे ही हैं, बस मेरे निशान पत्थर के हैं, आपके कांच के। बंसीलाल जी की आंखें भर आई। उन्होंने अंदर से एक छोटा सा कांच का दिया लाकर देवराज जी को दिया, अपने हाथ का बनाया आखिरी दिया जो उन्होंने हादसे से एक दिन पहले बनाया था। देवराज जी ने उसे ऐसे थामा जैसे कोई प्रसाद हो और उसी दिन रिश्ता पक्का हो गया। शादी बहुत धूमधाम से हुई। मीरा दुल्हन बनकर रुठौर हवेली आ गई। शुरुआत के दिन सपने जैसे थे। सास सुशीला देवी ने उसे बेटी की तरह रखा। ससुर देवराज जी तो उससे इतना घुल मिल गए थे कि हर शाम फैक्ट्री से लौटकर पहले मीरा से बात करते, फिर चाय पीते। और आरव तो मीरा पर जान छिड़कता था। दोस्तों, ये कहानी जितनी सीख की है उतनी ही प्यार की भी है। आरव रात को मीरा के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहता, मीरा, तुम्हें पता है मुझे तुमसे डर लगता है। मीरा हंसकर पूछती, क्यों? आरव कहता, क्योंकि तुम मुझे वैसा नहीं देखती जैसा मैं हूँ। तुम मुझे वैसा देखती हो जैसा मैं हो सकता हूँ, और मुझे डर लगता है कि कहीं मैं वैसा बन ना पाऊँ। मीरा उसका माथा चूम कर कहती, बन जाओगे, मैं जल्दी नहीं मचाऊंगी। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे मीरा को उस घर की एक बात खटकने लगी। वो देखती कि आरव के कपड़े 2 बार पहनकर एक तरफ डाल दिए जाते हैं। महंगे कपड़े बिल्कुल नए, बस थोड़ा सा रंग हल्का हुआ या धागा निकला और आरव कहता, ये किसी नौकर को दे दो। मीरा को ये बात चुभती थी। वो चुपचाप उन कपड़ों को उठाकर रख लेती, रात में बैठकर उनकी सिलाई ठीक करती और अगले दिन उन्हें अलमारी में वापस टांग देती। एक दिन आरव ने देख लिया, हंसा और बोला, अरे मीरा, तुम मेरे कपड़े सिल रही हो, पागल हो गई हो क्या? नया आ जाएगा। मीरा ने सुई नीचे रखी और बहुत शांत आवाज़ में कहा, आरव, जिस दिन तुम्हें किसी चीज़ को जोड़ने में मज़ा आने लगेगा ना, उस दिन तुम्हें ज़िंदगी समझ आ जाएगी। आरव ने बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन दोस्तों, यही एक लाइन इस पूरी कहानी की जान है। याद रखिएगा। मीरा ने ये बात अपने ससुर देवराज जी से भी कही। एक दिन शाम को जब देवराज जी बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे, मीरा उनके पास बैठ गई और बोली, पिताजी, एक बात कहूँ, आपके बेटे में सब कुछ है, प्यार भी, इज्जत भी, तमीज़ भी, बस पैसे की कीमत नहीं है और मुझे डर लगता है। देवराज जी की चाय का कप हाथ में ही रुक गया। वो बहुत देर तक चुप रहे, फिर बोले, बहू, तूने वो कह दिया जो मैं 10 साल से अपने आप से नहीं कह पाया। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, मैंने पैसा तो कमा लिया पर बेटे को हिम्मत नहीं दे पाया। पैसा विरासत में मिल जाता है बहू, हिम्मत विरासत में नहीं मिलती, वो तो पसीने से कमानी पड़ती है। और फिर उन्होंने वो बात कही जो आगे चलकर इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। उन्होंने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, बहू, अगर कभी मैं ना रहूं तो इस घर की तिजोरी मत संभालना, इस घर के बेटे को संभालना। तिजोरी खाली हो जाए तो भर जाती है, बेटा खाली हो जाए तो जिंदगी भर नहीं भरता। मीरा ने कहा, पिताजी, ऐसा मत बोलिए। देवराज जी हंसे और बोले, बहू, मैं पत्थर काटने वाला आदमी हूँ, मुझे पता होता है कौन सा पत्थर अंदर से कमज़ोर है। दोस्तों, किसे पता था कि उन्होंने ये बात कहकर मानो अपनी ही किस्मत लिख दी थी। उसके ठीक 27 दिन बाद
एक रात देवराज जी फैक्ट्री से लौटे। उस दिन वो बहुत परेशान थे। हाथ में एक फाइल थी, चेहरे पर पसीना था। उन्होंने खाना नहीं खाया। सुशीला देवी ने पूछा तो बस इतना कहा, कल सुबह मीरा से बात करनी है, ज़रूरी बात है। और दोस्तों, वो सुबह कभी नहीं आई। रात के करीब 2 बजे उन्हें सीने में तेज़ दर्द उठा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही सब खत्म हो गया। मैसिव हार्ट अटैक। पूरा घर जैसे एक झटके में खाली हो गया। आरव ज़ोर ज़ोर से रोया, इतना रोया कि लोगों को उसे संभालना पड़ा। वो बार बार अपने पिता के जूते उठाकर सीने से लगा रहा था, बार बार कह रहा था, पापा मैंने आपकी एक बात नहीं मानी, एक भी नहीं। मीरा उन दिनों बिल्कुल चुप हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ अटकी हुई थी। वो फाइल, ससुर जी जो फाइल लेकर आए थे और जो बात वो सुबह करने वाले थे, वो क्या थी? 13वीं के बाद जब घर थोड़ा शांत हुआ, मीरा ने वो फाइल ढूंढी, लेकिन दोस्तों वो फाइल गायब थी। ससुर जी के कमरे की मेज़ पर, अलमारी में, तिजोरी में कहीं नहीं मिली। मीरा ने सोचा शायद फैक्ट्री में रह गई होगी। उसने आरव से कहा, आरव कल फैक्ट्री जाओ, सारे कागज़ देखो। आरव ने बहुत थकी हुई आवाज़ में कहा, मीरा मुझसे नहीं होगा, रणजीत भाई सब संभाल लेंगे। पापा के 20 साल पुराने आदमी हैं, रणजीत चौधरी, फैक्ट्री का मैनेजर। दोस्तों, इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि इस कहानी का सबसे बड़ा जहर इसी नाम में छुपा है। रणजीत बहुत मीठा बोलने वाला आदमी था। मातम के दिनों में उसने आरव को गले लगाकर कहा था, बेटा तू फिक्र मत कर, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं, भाई था। फैक्ट्री में देख लूँगा, तू बस हर महीने पैसे ले लिया कर। और आरव को यही चाहिए था, मेहनत के बिना पैसा। वो मान गया। अब शुरू हुआ असली पतन। आरव फैक्ट्री जाना ही छोड़ बैठा। हर महीने रणजीत उसके घर एक लिफाफा भिजवा देता। आरव उस लिफाफे को गिनता तक नहीं था, बस उठाता और खर्च कर देता। दोस्त, पार्टियाँ, गाड़ी, घूमना फिरना। मीरा ने पहले प्यार से समझाया, आरव फैक्ट्री तुम्हारी है, दिन में 2 घंटे तो जाया करो। आरव कहता, जाकर क्या करूँगा, मुझे पत्थर काटना आता है क्या? रणजीत भाई से अच्छा कौन जानता है वो काम। मीरा ने कहा, मालिक को काम आना ज़रूरी नहीं होता आरव, मालिक को बस मौजूद रहना ज़रूरी होता है। जिस खेत में किसान नहीं जाता, वहाँ फसल नहीं, चोर उगते हैं। लेकिन आरव पर कोई असर नहीं, बल्कि उल्टा अब वो और ज़्यादा उड़ाने लगा था। पिता की मौत का दुख भूलने के नाम पर वो और ज़्यादा खर्च करता, और ज़्यादा घूमता। फिर एक दिन दोस्तों, वो हुआ जिसने मीरा की नींद उड़ा दी। एक दोपहर आरव ने अपनी माँ से कहा, माँ पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। पापा ने बाजार वाली जो दुकान ले रखी थी ना, सोच रहा हूँ बेच दूँ। सुशीला देवी हैरान रह गई, बेटा दुकान क्यों बेचेगा, फैक्ट्री तो चल रही है ना? आरव ने कहा, चल रही है, पर रणजीत भाई कह रहे हैं इस साल मार्केट डाउन है, माल के लिए पैसा चाहिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो काम बढ़ेगा। मीरा रसोई में थी, उसने ये पूरी बात सुन ली और दोस्तों उसके हाथ से चाय का बर्तन छूटते छूटते बचा। वो बाहर आई और सीधा आरव के सामने खड़ी हो गई। बोली, आरव एक बात बताओ, पिताजी के जाने के बाद पिछले 11 महीने में फैक्ट्री ने कितना कमाया? आरव ने कहा, मुझे क्या पता, रणजीत भाई हिसाब भेजते हैं। मीरा ने कहा, और पिताजी के रहते हुए फैक्ट्री ने कितना कमाया था? आरव चुप। मीरा ने कहा, आरव जिस फैक्ट्री में पिताजी के रहते हुए साल में नई मशीन आती थी, उसी फैक्ट्री के लिए तुम्हें अपनी दुकान बेचनी पड़ रही है। तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा? आरव को ये बात चुभ गई। उसने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, तो क्या मैं चोर हूँ? मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ, और जब से तुम आई हो बस यही राग अलापती रहती हो, पैसा पैसा पैसा। तुम्हारे मायके में पैसा नहीं देखा था क्या? दोस्तों, ये एक वाक्य था, सिर्फ एक वाक्य, लेकिन इस एक वाक्य ने मीरा के अंदर कुछ तोड़ दिया। वो एक पल के लिए जड़ हो गई, फिर बहुत धीरे से बोली, हाँ आरव, मेरे मायके में पैसा नहीं देखा था, इसलिए मुझे उसकी कीमत पता है। और उस रात दोस्तों, मीरा बहुत देर तक छत पर बैठी रही।
नीचे आरव सो रहा था बेखबर, और ऊपर उसकी पत्नी अकेली बैठी हिसाब लगा रही थी। क्योंकि दोस्तों, मीरा को उसी दिन एक और बात पता चली थी, एक ऐसी बात जो उसने अभी तक किसी को नहीं बताई थी। उस दिन दोपहर में जब वो अपनी सास के साथ मंदिर गई थी, तो लौटते वक्त उसने रणजीत को शहर के एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस से निकलते देखा था, और रणजीत के साथ एक आदमी था, वही आदमी जिसने 2 दिन पहले आरव की दुकान खरीदने के लिए फ़ोन किया था। मीरा के दिमाग में एक झटका लगा, ये संयोग नहीं था, ये साजिश थी। लेकिन उसके पास सबूत नहीं था, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, अगर वो आरव से ये कहती तो आरव सीधा रणजीत के पास जाकर पूछ लेता, और रणजीत सर्क हो जाता, सारे सबूत मिटा देता। मीरा जानती थी कि इस लड़ाई को जीतने के लिए उसे आरव को हथियार बनाना होगा, लेकिन इस वक्त आरव हथियार नहीं था। आरव उनका सबसे कमज़ोर मोहरा था, एक ऐसा मालिक जो अपनी ही फैक्ट्री का हिसाब नहीं जानता, वो चोर को कैसे पकड़ेगा। और तभी दोस्तों, मीरा ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल और सबसे दर्दनाक फैसला लिया। उसने तय किया वो घर छोड़कर जाएगी, लेकिन नाराज़ होकर नहीं, बल्कि एक योजना बनाकर, क्योंकि उसे पता था जब तक आरव के सिर पर आराम की छत है वो कभी नहीं बदलेगा, और जब तक वो नहीं बदलेगा ये घर नहीं बचेगा। और दोस्तों, एक और वजह थी, एक ऐसी वजह जो सिर्फ मीरा को पता थी। उसने 3 दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट देखी थी। मीरा माँ बनने वाली थी। उसने किसी को नहीं बताया, न सास को न आरव को, क्योंकि उसने उस रात छत पर बैठकर अपने पेट पर हाथ रखकर एक कसम खाई थी, मेरे बच्चे को ऐसा बाप नहीं मिलेगा जो पैसे को हवा समझता हो। मेरा बच्चा जब पैदा हो तो उसका बाप एक मर्द हो, एक मालिक नहीं, एक मेहनत कश। अगली सुबह मीरा ने अपना बैग पैक किया। आरव हैरान रह गया। उसने बैग पकड़ लिया, बोला, मीरा ये क्या पागलपन है, एक बात पर घर छोड़कर जा रही हो। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, एक बात पर नहीं आरव, एक डर पर। मुझे डर लग रहा है कि कल तुम फैक्ट्री भी बेच दोगे और परसों ये घर भी, और तब मेरे पास रोने के लिए भी कोई कोना नहीं बचेगा। आरव ने कहा, मैं वादा करता हूँ दुकान नहीं बेचूंगा। मीरा ने कहा, वादा नहीं चाहिए आरव, मुझे मेहनत चाहिए। और वो चली गई। दोस्तों, उस घर में उस दिन जो सन्नाटा छाया, वो सन्नाटा किसी मौत से कम नहीं था। सुशीला देवी ने बेटे को बहुत डांटा, जा माफ़ी मांग, ले आओ उसे। आरव 3 दिन बाद मीरा के मायके पहुंचा। बंसीलाल जी ने उसे बड़े प्यार से बिठाया, चाय पिलाई, लेकिन मीरा कमरे से बाहर ही नहीं आई। आरव ने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, मीरा मैं गलत था, जो बोला वो गुस्से में बोला, चलो घर। अंदर से आवाज़ आई, आरव एक शर्त है। आरव ने तुरंत कहा, बोलो कुछ भी। और तब मीरा दरवाजे पर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ था। उसने कहा, मेरे लिए एक तोहफा लाओ, कांच का, लेकिन उन पैसों से नहीं जो तुम्हारे पिता ने कमाए थे, अपनी मेहनत के पैसों से। जिस दिन तुम अपनी कमाई का कांच का तोहफा मेरे हाथ में रखोगे, मैं उसी वक्त तुम्हारे साथ चल दूंगी। आरव हंस पड़ा। उसे लगा ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा, बस ये तो मैं अभी लेकर आता हूँ। वो गाड़ी लेकर सीधा बाजार गया। एक शोरूम से 1500 रुपये का कांच का बहुत सुंदर शो पीस खरीदा, एक कांच का हिरण, उसके अंदर रंग बिरंगी रोशनी जलती थी, और वापस आकर बड़े गर्व से मीरा के हाथ में रख दिया। मीरा ने उसे लिया, बहुत गौर से देखा, उसकी उंगलियां कांच पर फिरी, और फिर उसने उसे अपने सिर के बराबर उठाया और छोड़ दिया। खन, कांच का हिरण फर्श पर बिखर गया, टुकड़े कमरे भर में फैल गए। आरव सन्न रह गया, बोला, मीरा ये क्या किया। मीरा ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और बोली, टूट गया ना, क्योंकि ये तुम्हारा था ही नहीं, ये तुम्हारे पिता के पसीने का था, और उनकी मेहनत का हक इस तरह टूटने में ही था। जाओ आरव, अभी तुम वो इंसान नहीं बने जिसके साथ मैं ज़िंदगी बिता सकूं। आरव गुस्से में वापस आ गया।
घर आकर माँ को सारी बात बताई। सुशीला देवी भी हैरान, अरे ये कैसी जिद है, तूने तो लाकर दे दिया ना। आरव बोला, मैंने 1500 का दिया था माँ, तोड़ दिया। माँ ने कहा, बेटा औरत का गुस्सा है, 2-4 दिन में उतर जाएगा, दोबारा जाना। 4 दिन बाद आरव फिर गया। इस बार वो और महंगा तोहफा लेकर गया, 3000 का कांच का मोरनी वाला शो पीस। मीरा ने उसे हाथ में लिया, एक पल देखा और छोड़ दिया। खन, फिर वही मुस्कान, फिर वही वाक्य, ये तुम्हारा नहीं है आरव। तीसरी बार आरव और भी जिद में आ गया। इस बार वो जयपुर से एक इम्पोर्टेड कांच का जहाज लेकर आया, 5,500 का। रास्ते भर उसने उसे गोद में रखा कि कहीं टूट ना जाए। मीरा ने उसे लिया और छोड़ दिया। खन, चौथी बार दोस्तों, आरव ने कुछ ऐसा किया जो उसने जिंदगी में कभी नहीं किया था। वो अपनी माँ के सामने रो पड़ा, बोला, माँ वो मुझे तड़पा रही है, बताइए मैं क्या करूँ। पैसे ही तो हैं, चाहे जितने ले लूँ, वो तोड़ ही देती है। फिर भी वो गया, चौथी बार भी, और चौथी बार भी वही हुआ। 4 तोहफे, 4 बार टूटा कांच और चारों बार वही जवाब। अब आरव पूरी तरह टूट चुका था। वो रात रात भर सो नहीं पाता था। पहली बार उसे लगने लगा था कि दुनिया में कोई चीज़ ऐसी भी है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मीरा बेदर्दी से बस तोड़ रही थी। नहीं, वो हर बार आरव के जाने के बाद ज़मीन पर बैठकर एक एक टुकड़ा उठाती थी, रोते हुए, और उन टुकड़ों को एक लकड़ी के छोटे संदूक में जमा करती जाती थी। वही संदूक जो उसके पिता ने उसे विदाई में दिया था। एक दिन उसकी माँ ने देख लिया, पूछा, बेटी ये क्या कर रही है, कांच है, हाथ कट जाएंगे। मीरा ने भरी हुई आंखों से कहा, माँ हाथ तो कट ही रहे हैं, बस दिखते नहीं। और दोस्तों, यहाँ एक बात और थी जो कोई नहीं जानता था। मीरा उन दिनों मायके में बैठकर आराम नहीं कर रही थी, वो एक काम कर रही थी। उसने अपने पिता के एक पुराने जानकार वकील साहब को ढूंढा था और उनसे एक ही सवाल पूछा था, अगर कोई फैक्ट्री का मैनेजर मालिक की जानकारी के बिना माल कम दिखाकर पैसा इधर उधर कर रहा हो तो उसे पकड़ने के लिए क्या चाहिए। वकील साहब ने कहा था, बेटी 2 चीज़ें चाहिए, पहली तौल की पर्चियाँ यानी वेट ब्रिज की स्लिप, और दूसरी कोई ऐसा गवाह जो अंदर से देख चुका हो। और मीरा ने उसी दिन से एक एक धागा जोड़ना शुरू कर दिया था। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने पूरी कहानी बदल दी। एक दिन सुशीला देवी बहुत उदास होकर सब्जी मंडी में एक चबूतरे पर बैठी थी। उनकी आंखें भरी हुई थी। तभी एक बुजुर्ग औरत उनके पास आकर बैठ गई। चंपा बुआ बहुत पुरानी जान पहचान की थी, उन दिनों की जब रूठौर परिवार के पास कुछ नहीं था और चंपा बुआ उनके मोहल्ले में सब्जी दिया करती थी। चंपा बुआ ने पूछा, अरे सुशीला, तू यहाँ मुंह लटकाए क्यों बैठी है? भगवान ने तुझे तो सब कुछ दिया है। सुशीला देवी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने पूरी बात बता दी, बहू की शर्त, 4 टूटे तोहफे, बेटे का हाल। चंपा बुआ पूरी बात सुनकर हंस पड़ी, बोली, अरे पगली, तेरी बहू तो हीरा है। सुशीला देवी हैरान, हीरा? वो मेरे बेटे को तड़पा रही है। चंपा बुआ बोली, सुन, तेरा बेटा जो पैसा लेकर जा रहा है वो किसका है? सुशीला देवी ने कहा, उसके पिता का। चंपा बुआ बोली, बस यही तो बात है, बहू ने कहा था अपनी मेहनत के पैसों से लाओ, तेरा बेटा तो फैक्ट्री से मिलने वाले पैसों से ला रहा है जो उसके बाप के बनाए धंधे के हैं। उसमें उसका अपना पसीना कहाँ है? बहू कांच नहीं तोड़ रही सुशीला, वो तेरे बेटे का घमंड तोड़ रही है। सुशीला देवी को जैसे बिजली का झटका लगा। चंपा बुआ ने कहा, तू जाकर बेटे से कह, बेटा 2 दिन के लिए मालिक बनना छोड़ दे, मजदूर बन जा, अपने हाथ से कमा और उस कमाई से तोहफा ले जा, फिर देख बहू आती है कि नहीं। सुशीला देवी घर आई। उन्होंने बेटे को अपने पास बिठाया, उसका सिर अपनी गोद में रखा और बोली, बेटा एक बात मानेगा? और जब उन्होंने पूरी बात बताई तो आरव कुछ देर चुप रहा,
फिर उसने बहुत भारी आवाज़ में कहा, माँ, मैंने ज़िंदगी में कभी 1 रुपया नहीं कमाया। सुशीला देवी ने कहा, तो आज कमा ले बेटा, तेरा बाप 12 साल की उम्र में कमाने लगा था। दोस्तों, अगले दिन सुबह आरव ने अपनी सबसे पुरानी कमीज पहनी, पैरों में साधारण चप्पल डाली और कोटा की अनाज मंडी की तरफ निकल पड़ा। वो वहाँ खड़ा होकर देखता रहा। पल्लेदार अनाज की बोरियां उठा उठाकर ट्रक में लाद रहे थे, हर बोरी 50 किलो से भी भारी। पसीने से लथपथ आदमी, धूल से भरे चेहरे। आरव ने आगे बढ़कर मुंशी से पूछा, काम मिलेगा? मुंशी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके साफ कपड़े, चिकने हाथ, हंसकर बोला, बाबूजी, ये तुम्हारे बस का नहीं है। आरव ने कहा, आप बता तो दो, कितना मिलेगा? मुंशी बोला, 1 ट्रक भरने का 450, पर पूरी ट्रक भरनी पड़ेगी, बीच में छोड़ा तो 1 पैसा नहीं। आरव ने कहा, मंजूर है। दोस्तों, उस दिन जो हुआ वो आरव राठौर की ज़िंदगी का सबसे भारी दिन था। पहली बोरी उसने उठाई और उसका संतुलन बिगड़ गया। वो गिरते गिरते बचा। बाकी पल्लेदार हंसने लगे। दूसरी बोरी उठाई तो कंधे की हड्डी में जैसे कोई सुई चुभ गई। 5वीं बोरी तक उसकी टांगें कांपने लगी। 10वीं बोरी के बाद उसकी हथेलियों से खाल उतर गई और खून रिसने लगा। दोपहर की धूप सिर पर थी, मुंह सूखा जा रहा था और आरव को बार बार अपने पिता की एक बात याद आ रही थी, बेटा, मुलायम हाथों में पैसा नहीं टिकता। एक बार उसने सोचा, छोड़ दूं, गाड़ी में बैठूं और घर चला जाऊं, किसे पता चलेगा। लेकिन तभी उसे मीरा का चेहरा याद आया, वो टूटा हुआ कांच याद आया और वो वाक्य याद आया, अभी तुम वो इंसान नहीं बने। और आरव ने दांत भींच लिए। शाम के 4 बज गए। ट्रक भर चुका था। आरव लगभग गिरने की हालत में था। उसकी कमीज पसीने से चिपक गई थी, हथेलियां लाल थी, कंधों पर बोरियों के निशान थे। मुंशी ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में मजाक नहीं, इज्जत थी। उसने 450 रुपये गिनकर उसके हाथ में रखे, 100 के 4 नोट और 50 का 1। और दोस्तों, जैसे ही वो नोट आरव की हथेली पर आए, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया और उन नोटों को अपने सीने से लगाकर रोने लगा। पास खड़े मजदूर हैरान थे, 450 रुपये में कोई इतना क्यों रोएगा। लेकिन दोस्तों, वो 450 रुपये नहीं थे, वो आरव राठौर की ज़िंदगी की पहली कमाई थी। 26 साल में पहली बार उसने कुछ ऐसा हाथ में पकड़ा था जो सच में उसका अपना था। और उसी वक्त एक बात हुई जिसने इस कहानी को एक और मोड़ दे दिया। वहीं खड़े एक बुजुर्ग पल्लेदार ने उसे ध्यान से देखा और बोला, बेटा, तू देवराज सेठ का लड़का है ना? आरव ने सिर उठाया, हाँ, आप कौन? वो आदमी बोला, मेरा नाम राम किशन है, मैं तेरे बाप की फैक्ट्री में 12 साल तौल कांटे पर काम करता था। तेरे बाप के जाने के 2 महीने बाद रणजीत ने मुझे निकाल दिया। आरव ने पूछा, क्यों निकाला? और रामकिशन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने इधर उधर देखा और धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि मैंने पूछ लिया था बेटा कि रात के 2 बजे फैक्ट्री से ट्रक क्यों निकलते हैं जिनकी पर्ची नहीं कटती। दोस्तों, आरव के हाथ से नोट छूटते छूटते बचे। उसने रामकिशन का हाथ पकड़ लिया। काका, आप ठीक कह रहे हो। रामकिशन बोला, बेटा, तेरे बाप को मैंने बताया था, मरने से 1 दिन पहले वो उस रात फैक्ट्री में सारी पर्चियाँ मिला रहे थे। एक फ़ाइल बनाई थी उन्होंने, कह रहे थे कल सुबह बहू को दिखाऊंगा, वो पढ़ी लिखी है, समझ जाएगी। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो फाइल जो गायब हो गई थी। आरव ने कहा, काका, आप मेरे साथ चलोगे? रामकिशन ने कहा, बेटा, मैं तो 12 साल से तेरे बाप का नमक खाया हूँ, चलूँगा क्यों नहीं, पर पहले तू ये बता, तेरे हाथ में ये छाले क्यों हैं? आरव ने मुस्कुराकर कहा, काका, आज पहली बार अपने बाप जैसा लग रहा हूँ। दोस्तों, उस शाम आरव सीधा घर नहीं गया। वो रास्ते में एक छोटी सी दुकान पर रुका। वहाँ कांच की छोटी छोटी चीज़ें रखी थी, ज़्यादा महंगी नहीं। उसने पूछा, 450 में क्या आएगा? दुकानदार ने एक छोटा सा कांच का ताजमहल निकाला, बहुत छोटा, मुश्किल से हथेली भर का। बोला, 400 का है।
आरव ने वो ताजमहल खरीदा। बाकी 50 रुपये उसने जेब में रखे और वो 50 रुपये उसने अगले 10 साल तक अपने पर्स में संभाल कर रखे दोस्तों, कभी खर्च नहीं किए। फिर वो अपनी गाड़ी लेकर मीरा के मायके पहुंचा। अब सुनिए दोस्तों, ये कहानी का वो हिस्सा है जिसके लिए आप यहाँ तक रुके हैं। आरव अंदर गया। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, न मिन्नत, न शिकायत, न चलो मेरे साथ। उसने बस चुपचाप वो छोटा सा कांच का ताजमहल मीरा के हाथ में रख दिया। मीरा ने उसे लिया। बहुत छोटा था, बहुत मामूली सा, पिछले सारे तोहफों के सामने कुछ भी नहीं। उसने उसे अपने सिर के बराबर उठाया और जैसे ही उसका हाथ खुलने वाला था, आरव नीचे झुक गया। उसने अपने दोनों हाथ कांच के नीचे फैला दिए और लगभग चीखते हुए कहा, मत तोड़ना मीरा, प्लीज मत तोड़ना। मीरा का हाथ हवा में रुक गया। आरव की आवाज़ कांप रही थी। वो बोला, ये मत तोड़ना, ये बहुत मेहनत का है। मीरा, आज मैंने मंडी में बोरियां ढोई हैं पूरा दिन, मेरे कंधे अभी भी दुख रहे हैं। मेरी हथेलियां देखो। और उसने अपनी दोनों हथेलियां खोल दी। दोस्तों, उन हथेलियों पर छाले पड़े थे, कहीं कहीं से खाल उतरी हुई थी, खून जम चुका था। मीरा ने वो हाथ देखे और उसके हाथ से कांच का ताजमहल फिसलते फिसलते बच गया, क्योंकि आरव ने उसे नीचे से थाम लिया। मीरा वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते रोते हंस रही थी। उसने कांपते हाथों से आरव की हथेलियां पकड़ी, उन्हें अपने चेहरे से लगाया और चूम लिया। फिर बोली, आ गए, आखिरकार आ गए तुम। आरव ने पूछा, क्या मतलब? मीरा ने आंसू पोंछ कर कहा, आरव, मैं 4 बार तुम्हारा तोहफा नहीं तोड़ रही थी। मैं हर बार ये देख रही थी कि तुम टूटते हुए कांच को बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हो या नहीं। चारों बार तुम खड़े देखते रहे, क्योंकि तुम्हें उस कांच से कोई लगाव नहीं था, वो तुम्हारा था ही नहीं। आज तुमने हाथ बढ़ाया क्योंकि आज उसमें तुम्हारा खून था। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। उसने मीरा को गले लगा लिया और बोला, मीरा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। और तब मीरा ने उठकर वो लकड़ी का संदूक उठाया। उसने उसे खोला। अंदर कांच के सैकड़ों टुकड़े थे, चारों टूटे हुए तोहफों के, और हर टुकड़े के साथ एक छोटी सी पर्ची लगी थी जिस पर तारीख लिखी थी। आरव हैरान, ये तुमने संभाल कर रखे? मीरा ने कहा, हाँ, मेरे पिता कहते थे, टूटा हुआ कांच फेंकते नहीं, उसे पिघलाकर नया बनाते हैं। आरव, ये तुम्हारे 4 साल के घमंड के टुकड़े हैं और अब हम इन्हें पिघलाकर एक नया घर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो अभी बाकी था। आरव ने कहा, मीरा, चलो घर। और सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, रणजीत के बारे में। और मीरा मुस्कुराई, बोली, मुझे पता है, 11 महीने से पता है। आरव जड़ हो गया। क्या? मीरा अंदर गई और एक फ़ाइल लेकर आई। आरव ने वो फ़ाइल देखी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये वही फ़ाइल थी, उसके पिता की फ़ाइल। आरव ने कांपती आवाज़ में पूछा, मीरा, ये तुम्हारे पास कैसे? मीरा ने कहा, उस रात जब पिताजी अस्पताल के लिए निकले, मैंने उनका कोट टांगा था। ये फ़ाइल उसी कोट के अंदर थी। 13वीं के बाद जब मैंने उसे खोल कर पढ़ा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर उसने वो पन्ने खोल कर दिखाए, फैक्ट्री का असली उत्पादन और दिखाया गया उत्पादन, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क। हर महीने का लगभग 30% माल कागज़ों में दर्ज ही नहीं होता था और उसकी तौल पर्चियाँ गायब थीं। और सबसे नीचे देवराज जी की अपनी लिखावट में कांपते अक्षरों में लिखा था, रणजीत, 20 साल, भरोसा, कहाँ चूक गया मैं। आरव के आंसू उस कागज़ पर गिर पड़े। मीरा ने कहा, आरव, मैं तुम्हें ये उसी दिन दिखा सकती थी, लेकिन बताओ, 11 महीने पहले वाला आरव अगर ये फ़ाइल लेकर रणजीत के सामने जाता तो क्या होता? आरव ने सिर झुका लिया, बोला, वो मुझे 10 मिनट में बहला देता और मैं उसकी बात मान लेता। मीरा ने कहा, हाँ, क्योंकि जो आदमी खुद 1 रुपया कमाना नहीं जानता, वो ये कैसे पहचानेगा कि कोई उसका रुपया चुरा रहा है? आरव, चोर पकड़ने के लिए तिजोरी की चाबी काफ़ी नहीं होती, पसीने की कीमत पता होनी चाहिए।
दोस्तों, ये सुनकर आरव ने अपनी पत्नी के पैरों की तरफ हाथ बढ़ा दिया। मीरा ने झट से उसे रोक लिया और गले लगा लिया और फिर मीरा ने कहा, और एक बात और है आरव, एक ऐसी बात जो मैंने 11 महीने से अपने सीने में दबा रखी है। उसने आरव का हाथ पकड़ा, वही जख्मी छालों वाला हाथ, और उसे बहुत धीरे से अपने पेट पर रख दिया। आरव जम गया। मीरा ने रोते हुए कहा, आरव, मैं जिस दिन घर से निकली थी उस दिन मैं अकेली नहीं निकली थी। आरव के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। वो ज़मीन पर बैठ गया, अपना सिर मीरा के पेट से लगाकर बच्चों की तरह रोने लगा। बोला, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम अकेली इतने महीने। मीरा ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, इसलिए तो नहीं बताया आरव। अगर बता देती तो तुम मेरे पास दया से आते। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए थी। मुझे मेरे बच्चे के लिए एक बाप चाहिए था, ऐसा बाप जिसके हाथों पर छाले हों और जिसे पता हो कि एक रोटी में कितना पसीना लगता है। और दोस्तों, उस दिन उस छोटे से कमरे में 2 लोग गले लगकर इतना रोए कि बाहर खड़े बंसीलाल जी और कमला जी की भी आंखें भर आई। अब आती है इस कहानी की आखिरी और सबसे ज़बरदस्त लड़ाई। अगले दिन आरव और मीरा घर लौटे। सुशीला देवी बहू को देखकर दौड़ी और उसे सीने से लगा लिया, और जब उन्हें पोते पोती की खबर मिली तो वो ज़मीन पर बैठकर हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया करने लगी। लेकिन आरव के चेहरे पर उस दिन एक अलग ही शक्ति थी। मीरा ने उसे पूरी योजना समझाई। आरव, अभी रणजीत को कुछ मत बताना, सीधा हल्ला मत करो, पहले सबूत पक्का करो। और फिर वो हुआ जो पूरे शहर में मिसाल बन गया। आरव अगली सुबह फैक्ट्री पहुंचा। रणजीत उसे देखकर चौंका, फिर मीठा बनकर बोला, अरे बेटा, आज कैसे? कुछ चाहिए था तो फ़ोन कर देते। आरव ने बहुत शांति से कहा, रणजीत भाई, आज से मैं रोज़ आऊँगा 10 घंटे, और मुझे काम सीखना है, तोल कांटे से लेकर मशीन तक। रणजीत के चेहरे का रंग हल्का उड़ा, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया। अरे बेटा, तू मालिक है, तेरा काम बैठकर हुक्म चलाना है। आरव ने कहा, नहीं भाई साहब, मेरे बाप ने 12 साल की उम्र में पत्थर उठाए थे। मैं 26 साल का हूँ, बहुत देर हो चुकी है। और उस दिन से आरव ने फैक्ट्री में मज़दूरों के साथ काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, वो कोई नाटक नहीं था, वो सच में मशीन के पास खड़ा होता, धूल फांकता, मज़दूरों के साथ ज़मीन पर बैठकर खाना खाता। और यहीं से रणजीत का जाल टूटना शुरू हुआ, क्योंकि जो आदमी मज़दूरों के साथ बैठकर खाना खाता है, मज़दूर उसे अपना मान लेते हैं और मज़दूर बोलने लगते हैं। एक हफ्ते के अंदर आरव को पता चल गया कि रात के 2 बजे 3 ट्रक निकलते हैं जिनकी एंट्री रजिस्टर में नहीं होती। रामकिशन काका ने उसे बताया कि उन ट्रकों का वेट ब्रिज कौन सा है। शहर के बाहर हाईवे पर एक निजी कांटा जिसका मालिक रणजीत का साडू था। और अब आया मीरा का दिमाग। मीरा ने कहा, आरव, उस कांटे की स्लिप का एक कार्बन कॉपी रजिस्टर होता है। कानूनी तौर पर उसे 3 साल तक संभालना पड़ता है। हमें बस उस रजिस्टर की तस्वीरें चाहिए। और दोस्तों, ये काम रामकिशन काका ने किया। उन्होंने अपने एक पुराने साथी के जरिए, जो उसी कांटे पर चौकीदारी करता था, 10 महीने की पर्चियों की तस्वीरें निकलवाई। अब आरव के हाथ में सब कुछ था, पिता की फाइल, तौल की पर्चियाँ और गवाह। और फिर एक दिन महीने की पहली तारीख को जब रणजीत हमेशा की तरह हिसाब की डायरी लेकर आरव के सामने बैठा, आरव ने बहुत आराम से एक फ़ाइल मेज पर रख दी। रणजीत ने उसे खोला और उसके हाथ कांपने लगे। उसने हकलाते हुए कहा, बेटा, ये सब पुरानी बातें हैं। आरव ने कहा, रणजीत भाई, मेरे पिता ने आपको 20 साल तक भाई माना, और आपने उनकी मौत के दूसरे महीने से उनकी फैक्ट्री खाना शुरू कर दिया। आपने मुझसे मेरी दुकान बिकवाने की तैयारी कर ली थी, और ख़रीदार आपका ही रिश्तेदार था, है ना? रणजीत ज़मीन पर बैठ गया, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, बेटा, मुझे माफ़ कर दे, जेल मत भिजवाना, मेरी बेटी की शादी है। और दोस्तों, यहाँ इस कहानी की सबसे बड़ी बात हुई। आरव कुछ देर चुप रहा,
फिर उसने कहा, रणजीत भाई मेरे पिता होते तो आपको माफ़ कर देते, लेकिन उन्होंने माफ़ किया था इसलिए वो मरे। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन जेल भी नहीं भेजूँगा। रणजीत ने ऊपर देखा। आरव ने कहा, आप जितना पैसा ले गए हैं उसका एक एक रुपया वापस करेंगे, अपनी ज़मीन बेचकर, अपनी गाड़ी बेचकर, जैसा भी हो, और उसके बाद आप इस शहर में कहीं भी काम कर सकते हैं। बस मेरी फैक्ट्री की तरफ मुंह करके भी नहीं देखेंगे। अगर एक भी दिन देर हुई ये सारी फाइलें थाने में होंगी। रणजीत ने सिर झुका लिया और दोस्तों अगले 14 महीनों में उसने एक एक पैसा लौटाया। उसकी सारी जमा पूंजी उसी में चली गई। अब सुनिए आखिरी हिस्सा जो सबसे प्यारा है। फैक्ट्री दोबारा खड़ी हुई और इस बार उसका मालिक बैठकर हुक्म नहीं चलाता था, बल्कि सुबह 7 बजे गेट खोलता था। 6 महीने बाद मीरा ने एक बेटी को जन्म दिया और जानते हैं दोस्तों आरव ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? आरसी। आरसी यानी कांच, यानी आईना। जब सुशीला देवी ने पूछा, बेटा ये कैसा नाम, तो आरव ने अपनी बेटी को गोद में लेकर कहा, माँ कांच सबसे नाजुक चीज़ होती है, जरा सी लापरवाही में टूट जाती है, और आईना वो होता है जो आपको आपकी असली शक्ल दिखाता है। मेरी मीरा ने मुझे यही दोनों चीज़ें दी। उसने मुझे तोड़ा भी और मेरी असली शक्ल भी दिखाई। और दोस्तों आरव ने अपने घर के ड्राइंग रूम में एक चीज़ हमेशा के लिए सजा दी। एक शीशे की अलमारी में बीचों बीच वो छोटा सा 400 रुपये वाला कांच का ताजमहल रखा और उसके ठीक नीचे एक छोटी सी तख्ती पर लिखा है, मेरी ज़िंदगी की सबसे महंगी चीज़, कीमत 400 रुपये और एक पूरा दिन का पसीना। और उसके बगल में वो लकड़ी का संदूक रखा है जिसमें 4 टूटे हुए तोहफ़ों के टुकड़े भरे हैं। आज जब भी कोई मेहमान आता है और पूछता है, भाई साहब ये टूटे कांच क्यों सजा रखे हैं, तो आरव मुस्कुराकर कहता है, ये मेरी हार के टुकड़े हैं और इंसान को अपनी हार हमेशा सामने रखनी चाहिए, वरना जीत उसे फिर से अंधा कर देती है। आज आरव और मीरा बहुत सुकून से रह रहे हैं। फैक्ट्री पहले से दोगुनी बड़ी है और उस फैक्ट्री का हर बड़ा फैसला मीरा से पूछकर होता है। रामकिशन काका को दोबारा तोल कांटे पर बिठाया गया और अब उन्हें वहाँ का इंचार्ज बना दिया गया है। और सबसे खूबसूरत बात, हर महीने की पहली तारीख को मीरा आज भी एक छोटी सी डिब्बी में कुछ पैसे डालती है। उस डिब्बी पर लिखा है, बुरे वक्त के लिए। बिल्कुल वैसी ही डिब्बी जैसी उसने बचपन में अपने पिता के हाथों में देखी थी। तो दोस्तों ये थी आरव और मीरा की कहानी, और इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे की कीमत समझना बड़ी बात है। विरासत में मिली दौलत आपको अमीर बना सकती है, लेकिन मेहनत से कमाया 1 रुपया आपको इंसान बनाता है। और दूसरी बात, जो औरत आपको आराम देती है वो अच्छी पत्नी हो सकती है, लेकिन जो औरत आपको आईना दिखाती है उसे कभी मत खोइए, क्योंकि वो आपसे प्यार करती है, इतना कि आपकी नफ़रत सहने को भी तैयार है। मीरा ने 4 बार कांच तोड़ा ताकि उसका घर कभी ना टूटे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और एक सवाल का जवाब भी दीजिए, अगर आप मीरा की जगह होते तो क्या आप इतना बड़ा जोखिम उठा पाते? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके एक एक कमेंट का जवाब देती हूँ। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार में शेयर कीजिए, खासकर उन बच्चों के साथ जिन्हें अभी पैसे की कीमत समझनी है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि सिर्फ एक अच्छी सीख देना है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जज्बात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।